17 धमकी। ओमकर बख्शी जो कि अपने ऑफिस में बैठे हुए थे और फिर तभी उनके ऑफिस का गेट खुलता है और उसके अंदर एक बॉडीगार्ड आता है और उस बॉडीगार्ड ने अंदर आते ही कहा, वो सबको मार रहा है, पता नहीं क्यों। इतना कहकर वो बॉडीगार्ड उनके सामने ही बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गया था और उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर ओमकर बख्शी, उनकी वाइफ और बेटी वे तीनों ही हैरान हो गए थे और ओमकर बख्शी ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, कौन मार देगा और वो कहाँ है। ओमकर बख्शी के इतना कहने के बाद उनके ऑफिस के अंदर एक पर्सन आता है और उसे देखकर वे सभी चौंक जाते हैं और फिर तभी ओमकर बख्शी की वाइफ ने उस पर्सन को देखकर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ तक आ गया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। असल में गेट को खोलकर उनके सामने जो पर्सन आया था वो कोई और नहीं बल्कि कुणाल था। कुणाल को देखकर वे सभी हैरान थे और खासकर ओमकर बख्शी, जिन्होंने अपने इस सीक्रेट ऑफिस के लिए बहुत से पैसे खर्च किए थे और इनके इस सीक्रेट ऑफिस के बारे में किसी को भी नहीं पता था। यहाँ तक कि इन्होंने इसके लिए बहुत से बॉडीगार्ड में तैनात कर रखे थे, लेकिन उन सब के बावजूद कुणाल उनके सीक्रेट ऑफिस में आ गया था। ओमकर बख्शी कुणाल को देखकर घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी घबराहट को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था क्योंकि वो कुणाल के सामने कमजोर नहीं दिखना चाहते थे। यहाँ तक कि ओमकर बख्शी अपनी चेयर के ऊपर से भी नहीं उठे थे और वही ओमकर बख्शी की वाइफ और बेटी दोनों ही कुणाल को देखकर घबराए हुए भी थे और गुस्से में भी। पायल तो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन पायल की मॉम कुणाल को धमकी पर धमकी दिए जा रही थी। कुणाल ओमकर बख्शी की वाइफ की किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वो तो उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज करके सिर्फ ओमकर बख्शी को ही देख रहा था। बस चुप हो जाओ। ओमकर बख्शी ने फिर अपनी वाइफ को चुप कराकर एक पल के लिए कुणाल को ध्यान से देखकर उसे कहा, तुम अंदर कैसे आए? यहाँ पर मेरे बहुत से बॉडीगार्ड मौजूद थे। ओमकर बख्शी की बात सुनकर कुणाल ने वहीं पर बेहोश पड़े बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, हाँ यहाँ पर मौजूद तो थे, लेकिन वे इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं थे। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वे बॉडीगार्ड है ही नहीं। कुणाल की बात सुनकर ओमकर बख्शी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और इस बार वे अपनी हैरानी को चाहकर भी नहीं छिपा पा रहे थे। ओमकर बख्शी ने कुणाल को देखते हुए अपने मन ही मन कहा, यहाँ पर मेरे 20 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड थे, लेकिन ये अकेला ही यहाँ पर उन सभी को हराकर आ गया है। ये कोई आम लड़का तो नहीं है, क्योंकि उसे कितनी भी अच्छी फाइटिंग स्किल क्यों ना पता हो, लेकिन ये अकेला 20 एक्सपर्ट को तो नहीं मार सकता है। ओमकर बख्शी अभी भी अपनी ही सोच में गुम थे, तभी उनकी वाइफ ने कुणाल के ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तूने यहाँ पर मौजूद हमारे सभी बॉडीगार्ड को मार दिया और अब हमारे सामने सीना तान कर भी खड़ा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी यहाँ पर पुलिस को बुलाती हूँ और तुम्हें अंदर करवाती हूँ। तेरे ऊपर तो मैं ऐसे ऐसे केस लगवाऊंगी कि तू कभी जेल से बाहर आ ही नहीं पाएगा। इतना कहकर ओमकर बख्शी की वाइफ ने वहां से फोन उठाकर पुलिस को फोन मिला ही दिया था कि तभी कुणाल ने अपने फोन में एक वीडियो चलाई। उस वीडियो को देखकर ओमकर बख्शी की वाइफ हक्की बक्की रह गई थी और वे ही नहीं बल्कि पायल और ओमकर बख्शी का भी यही हाल था। वो वीडियो किसी और की नहीं बल्कि किंग की थी, जो कि नीचे जमीन पर पड़ा हुआ ये कबूल कर रहा था कि उसे कुणाल को पीटने के लिए ओमकर बख्शी की वाइफ ने कहा है। और इतना ही नहीं बल्कि उसने उस वीडियो में ये भी कबूल किया था कि वो ओमकर बख्शी के लिए काम करता है और उसने उनके लिए बहुत से खून भी किए हैं। उस वीडियो को देखकर ओमकर बख्शी घबरा गए थे, बल्कि इस बार घबराहट की वजह से उनके पसीने भी आने लगे थे जबकि वे एसी में बैठे हुए थे। ओमकर बख्शी ने फिर अपने पसीने को साफ करके खुद को शांत किया और एक गहरी सांस लेने के बाद कुणाल से कहा, तुम ये सब दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो? ओमकर बख्शी की बात सुनकर कुणाल ने अपने चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए कहा, यही कि तुम्हारी एक गलती तुम्हें बर्बाद कर सकती है। कुणाल की बात सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो उन्हें धमकी दे रहा था और कुणाल की बात से ये भी लग रहा था कि वो सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है बल्कि वो ऐसा कर भी सकता है। ओमकर बख्शी ने फिर खुद को शांत करके कुणाल से एक मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ये सब दिखाओगे और मैं डर जाऊंगा? मैं तो उन सभी से कह दूंगा कि ये विपक्ष वालों की चाल है और उन्होंने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है और तुमने ही उस गुंडे को पैसे खिलाकर उससे ये सब करवाया है। इससे बस मेरे खिलाफ कुछ समय के लिए कार्रवाई होगी और मैं जल्दी ही इन सब चीज़ों से बाहर आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। ओमकर बख्शी ये बात इसलिए कह रहे थे जिससे कि वो कुणाल को डरा सके और उसे डराने के बाद वो उससे को समझौता करके उससे वो वीडियो ले ले, लेकिन उनकी बात से कुणाल डरता उससे पहले ही कुणाल ने अपने फ़ोन में एक और वीडियो चला ली और उस वीडियो के चलने के बाद अगर वहाँ पर सबसे ज़्यादा कोई घबराया हुआ था तो वो पायल थी। असल में कुणाल ने इस बार जो वीडियो चलाई थी उसमें कुछ लड़कियां मिलकर एक लड़की को मार रही थी और उन सभी ने ही अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था।
जिस वजह से उनके चेहरे तो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन सभी की आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी और उसमें से एक की आवाज़ पायल जैसी थी और वो जिस लड़की को मार रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि कियारा थी। जिस क्लब रूम में पायल और उसकी दोस्तों ने जाकर कियारा को मारा था, उसके अंदर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और कुणाल ने ये वीडियो भी वहीं से ली थी। उस वीडियो को देखने के बाद ओमकार बख्शी कुछ कह पाते उससे पहले ही पायल ने कुणाल के ऊपर चिल्लाकर कहा, इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं नहीं हूँ, और वैसे भी तुम ये साबित नहीं कर सकते हो कि इसके अंदर जो आवाज़ है वो मेरी ही है, क्योंकि इस तरह की आवाज़ हम किसी से पैसे देकर भी निकलवा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मेरा फेस भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस वीडियो के होने का कोई फ़ायदा नहीं है। पायल की बात सुनकर कुणाल ने उसे कुछ नहीं कहा था और कुणाल की चुप्पी को पायल ने अपनी जीत समझ लिया था। पायल को लग रहा था कि उसने कुणाल की हर चाल को बर्बाद कर दिया। अब कुणाल के पास करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा, क्योंकि किंग की वीडियो दिखाकर वो ओमकार बख्शी को नहीं डरा पाया था, और फिर जब उसने पायल की वीडियो दिखाकर उसे डराने की कोशिश की तो उसने भी चेहरे का बहाना लेकर उसकी चाल को बर्बाद कर दिया। पायल अभी अपनी जीत का जश्न मन ही मन मुस्कुराकर बना ही रही थी कि तभी कुणाल ने वहां पर एक और वीडियो चला दी थी, जिसके अंदर पायल किसी लड़की से उसके पैसे छीन रही थी और उन पैसों को छीनने के बाद उसने उस लड़की के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया था और उससे कहा, मैंने तुझे जितने कहा था तू उससे कम पैसे क्यों लेकर आई है। पायल की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, वो मेरे पास इतने ही थे जिस वजह से मैं तुम्हें और ज्यादा नहीं दे सकती हूँ। उस लड़की बात सुनकर पायल ने उस लड़की के चेहरे पर एक और तमाचा जड़ दिया था और उस वीडियो में पायल की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, और उसकी आवाज़ ही नहीं बल्कि उस वीडियो में पायल का चेहरा भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। कुणाल ने उस वीडियो को दिखाने के बाद पायल से कहा, इस वीडियो में तो तुम्हारा फेस दिखाई दे रहा है, और अगर तुम्हें इसमें भी अच्छे से दिखाई नहीं दिया तो मेरे पास तुम्हारी और भी वीडियो है जिसमें तुम्हें तुम्हारा फेस अच्छे से दिख जाएगा। कुणाल की बात सुनकर पायल घबरा गई थी और उस वीडियो को देखने के बाद ओमकार बख्शी भी गुस्से से उसे ही देखने लगे थे और उन्हें अपनी तरफ इस तरह देखते हुए देख पायल ने घबराते हुए कहा, डैड वो मैं तो ये सब सिर्फ इसीलिए करती थी क्योंकि इस वक्त मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना है कि तुम ये क्यों और किस लिए करती थी। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, ओमकार बख्शी ने पायल को चुप कराकर कहा। तभी कुणाल ने उनसे कहा, आपकी बेटी तो नहीं लेकिन आपका बेटा थोड़ा समझदार है। वो कभी भी किसी को मारते या परेशान करते वक्त वीडियो नहीं बनाता है, लेकिन जब मैंने उसके कंप्यूटर को चेक किया था तो मुझे उसके अंदर से भी एक वीडियो मिली थी जिसके अंदर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर किसी को मार रहा था, और उसे आपके बेटे ने इतना मारा था कि वो 1 महीने तक हॉस्पिटल के अंदर रहा था, और इसके लिए आपके बेटे के ऊपर पुलिस रिपोर्ट भी हुई थी, लेकिन आपकी वाइफ ने अपनी पैसों की पावर से पुलिस वालों को चुप करा दिया था और अपने बेटे के खिलाफ कोई रिपोर्ट भी नहीं होने दी थी। कुणाल की सारी बात सुनने के बाद ओमकार बख्शी के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन फिर तभी पायल ने चिल्लाकर कहा, क्या तू हमारे घर गया था और तूने घर जाकर हमारे कंप्यूटर से ये वीडियो चुराई है? इसके लिए हम तुझे जेल भी भेज सकते हैं। असल में पायल ने बिल्कुल सही कहा था। कुणाल किंग के साथ फाइट करने के बाद उनके घर पर गया था और उनके घर से ही उसने इन सारी वीडियो को चुराया था, और उनके घर पर जाने के बाद ही उसे इस सीक्रेट ऑफिस के बारे में पता चला था और फिर वो तुरंत यहाँ पर आ गया था। पायल की बात सुनकर कुणाल ने शांति से कहा, हाँ ये बात सच है कि मैं तुम्हारे घर गया था और मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना ही तुम्हारा कंप्यूटर चेक किया, लेकिन फिर भी मेरे पास जो सबूत है, अगर मैंने उसे न्यूज़ रिपोर्ट को दिया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुम अपना छोड़ो, तुम तो ये सोचो कि तुम्हारे डैड का क्या होगा। क्या इन वीडियो के लीक होने के बाद तुम्हारे डैड एमएलए बने रह पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है। कुणाल की बात सुनकर पायल चुप हो गई थी, क्योंकि अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तभी ओमकार बख्शी ने कहा, देखो तुम्हें इन वीडियो के बदले में जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम जितने चाहो उतने पैसे मांग सकते हो। ओमकार बख्शी की बात सुनकर कुणाल ने शांति से कहा, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए है। कुणाल की बात सुनकर ओमकार बख्शी ने कहा, तो फिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तो आखिरकार कुणाल को ओमकार बख्शी से क्या चाहिए था, और जो कुणाल उनसे मांगेगा क्या वे उसे दे देंगे या फिर वे उसके साथ कोई चाल 18 शर्त मंजूर है। कुणाल इस वक्त ओमकार बख्शी के सीक्रेट ऑफिस में मौजूद था और इस वक्त उसने ओमकार बख्शी को कुछ ऐसी वीडियो दिखाई थी जिसकी वजह से सिर्फ वे ही नहीं बल्कि वहां पर मौजूद उनकी वाइफ और बेटी दोनों ही घबरा गए थे। कुणाल के पास उनके खिलाफ ऐसे सबूत थे कि अगर वे किसी न्यूज रिपोर्टर के हाथ लग जाते तो उन्हें बर्बाद होने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था। ओमकार बख्शी ने शांत आवाज में कुणाल से कहा, देखो तुम्हें इन वीडियो के बदले में जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम जितने चाहो उतने पैसे मांग सकते हो।
ओमकार बख्शी की बात सुनकर कुणाल ने शांति से कहा, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए है। तो फिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? ओमकार बख्शी ने तुरंत कहा। ओमकार बख्शी की बात सुनकर कुणाल कुछ नहीं बोलता है और पायल की तरफ देखने लगता है और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, मैंने ये सब कुछ सिर्फ अपनी बहन के लिए किया है। आपकी बेटी मेरी बहन को परेशानी करती थी, उसे बिना बात मारती थी और अभी तो मैंने आपको वीडियो भी दिखाई जिसमें ये मेरी बहन को कितनी बुरी तरह से मार रही थी। कुणाल की बात से पता चल रहा था कि उसे सिर्फ अपनी बहन की सेफ्टी चाहिए है। तभी ओमकार बख्शी ने कहा, तो मतलब तुम ये चाहते हो कि अब से मेरी बेटी कभी तुम्हारी बहन को परेशान ना करे? तो फिर ठीक है, अब मेरी बेटी तुम्हारी बहन को कभी परेशानी नहीं करेगी और उसने अब तक उसके साथ जो कुछ भी किया, ये उसके बदले में भी उससे माफ़ी मांगेगी। और इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी बहन के इलाज में जितना भी खर्चा आएगा उसे मैं उठाऊंगा। ओमकार बख्शी की बात सुनकर पायल हैरान हो गई थी और उसने अपने मन ही मन कहा, क्या मैं उससे माफ़ी मांगूंगी? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है आपने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया, कुणाल ने ओमकार बख्शी से कहा। और उसकी बात सुनकर वे हैरान हो गए थे क्योंकि अब तो कह दिया था कि पायल उसकी बहन को परेशानी नहीं करेगी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? ओमकार बख्शी ने फिर शांत आवाज में कहा। ओमकार बख्शी का चेहरा देखकर तो लग रहा था कि वे शांत है, लेकिन अंदर से कितने ज्यादा बेचैन और गुस्से में थे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। उनकी बात सुनने के बाद कुणाल ने फिर उन्हें कहा, मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी बेटी मेरी बहन से माफ़ी मांगे, क्योंकि इसके माफ़ी मांगने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है और इसका व्यवहार देखकर मैं समझ गया हूं कि इसे दूसरों परेशान करने और उन्हें मारने में मजा आता है, तो ये मेरी बहन को मेरे परेशान तो जरूर करेगी। कुणाल की बात सुनने के बाद भी ओमकार बख्शी की समझ में नहीं आ रहा था कि कुणाल उनसे क्या चाहता है, क्योंकि वे बस इतना कह सकते थे कि उनकी बेटी उसकी बहन को परेशान नहीं करेगी और वे उसका हॉस्पिटल का खर्चा दे देंगे। यहाँ तक उन्होंने तो माफ़ी मांगने तक के लिए भी कह दिया था, लेकिन कुणाल अभी भी खुश नहीं था। इससे ज़्यादा तो वे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। ओमकार बख्शी ने फिर कुणाल से ही पूछा, अगर तुम्हें पैसे नहीं चाहिए या फिर मेरी बेटी से तुम्हें माफ़ी नहीं मंगवानी, तो अब तुम्हें चाहिए क्या? तभी कुणाल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि आपकी बेटी मेरी बहन की क्लास में ना पढ़े। क्लास में क्या, मैं चाहता हूँ कि वो उस स्कूल में ना पढ़े जिसमें मेरी बहन जाती है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तेरी बहन के लिए अपना स्कूल क्यों बदलूंगी? पायल ने गुस्से में कुणाल ने ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया था और पायल का साथ देते हुए उसकी मॉम ने भी कुणाल के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया था। उन दोनों के चिल्लाने का कुणाल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि कुणाल तो बिना किसी इमोशन के सिर्फ ओमकार बख्शी को ही देख रहा था। बस चुप हो जाओ, ओमकार बख्शी ने अपनी वाइफ और बेटी को चुप कराया और फिर एक गहरी सांस लेकर कुणाल से कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। मेरी बेटी अब तुम्हारी बहन के स्कूल में नहीं पढ़ेगी। स्कूल में क्या, बल्कि अब ये इस शहर में ही नहीं पढ़ेगी और ना ही अब मेरा बेटा यहाँ पर पढ़ेगा। इन दोनों को दूसरे शहर में भेज दूंगा। ओमकार बख्शी की बात सुनकर पायल हैरान हो गई थी, बल्कि उसकी आंखों से पानी आ गया था। पायल को हारना पसंद नहीं था और वो किसी भी चीज़ में नहीं हारती थी, और अगर कोई ऐसा होता था जो उसे हरा दे, वो उसे अपने पैसों और पावर की मदद से छोड़ती नहीं थी। लेकिन आज कुणाल के आगे वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पायल की इस शहर में सबसे अच्छी दोस्त थी, बल्कि पायल की बेस्ट फ्रेंड नंदनी भी उसी के साथ स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अब उसे ये शहर छोड़ने के लिए कहा जा रहा था। ओमकार बख्शी की शर्त मंजूर करते ही कुणाल ने वहां से जाना शुरू कर दिया था और कुणाल को जाता देख ओमकार बख्शी ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो, अब मैंने तुम्हारी शर्त को मान लिया है, तो क्या अब तुम मुझे वे सारी वीडियो दे सकते हो? क्या मैं आपका पागल नजर आ रहा हूँ? कुणाल ने पीछे ओमकार बख्शी की तरफ देखकर उन्हें कहा। कुणाल ने ये बात कही तो शांत आवाज में थी, लेकिन कुणाल की शांत आवाज को सुनकर भी ओमकार बख्शी को घबराहट होने लगी थी। कुणाल फिर वहां से चला जाता है और ओमकार बख्शी उसे कुछ कह भी नहीं पाता है। ओमकार बख्शी ने फिर कुणाल के जाने के बाद अपने मन ही मन कहा, ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। इसकी उम्र भले ही प्रशांत जिनती है, पर फिर भी ये उससे बिल्कुल अलग है। जब ये मेरे ऑफिस में आया था तो उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे और मेरे साथ बात करते वक्त भी इसके इमोशन चेंज नहीं हुए थे और यहाँ से जाते वक्त भी उसके इमोशन नहीं बदले थे। ऐसे अपने इमोशन के ऊपर इतना कंट्रोल तो कोई भी नहीं कर सकता है। ओमकार बख्शी अभी भी कुणाल के बारे में ही सोच रहा था कि तभी पायल ने चिल्लाकर कहा, मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप तो एक एमएलए है, तो क्या आप इस लड़के को भी नहीं संभाल सकते हो? पायल को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो क्या बोल रही थी उसे भी नहीं पता था। तभी ओमकार बख्शी ने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो,
मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से नहीं भेज रहा हूँ। तुम कुछ समय के लिए अपने मामा के पास चले जाओ और तब तक मैं यहाँ पर सब कुछ ठीक करता हूँ। एक बार वे सारी वीडियो मेरे साथ लग जाए उसके बाद मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं और फिर तुम भी वापस आ जाना। ओमकार बख्शी की बात सुनकर पायल इन सब चीज़ों के लिए मान गई थी और वही कुणाल ओमकार बख्शी के सीक्रेट ऑफिस से बाहर निकलने के बाद सीधा अपने घर की तरफ गया था और तभी रास्ते में उसे अपने दादाजी दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही परेशान लग रहे थे। दादाजी ने कुणाल को देखते ही उसके पास जाकर कहा, बेटा तुम कहाँ चले गए थे और तुम्हें इतना समय क्यों लग गया। दादाजी की बात सुनकर कुणाल ने उन्हें कहा, मैंने आपसे कहा तो था दादाजी कि मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ बात करने के लिए गया था। कुणाल की बात सुनकर दादाजी उसे कुछ नहीं कहते हैं और उसके साथ घर जाने लगते हैं और फिर तभी उन्होंने रास्ते में कहा, वैसे बेटा तुम्हारे वे दोस्त मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, असल में वे देखने में भी खतरनाक लग रहे थे और उनकी उम्र भी तुमसे बड़ी है। दादाजी की बात सुनकर कुणाल उन्हें बस मुस्कुराते हुए देख रहा था और खुद को इस तरह कुणाल के देखने की वजह से दादाजी ने गलत समझ लिया था और फिर कहा, बेटा देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे दोस्त अच्छे नहीं हैं, बस वे देखने से अच्छे नहीं लगते हैं, पर अगर तुमने उन्हें दोस्त बनाया है तो वे अच्छे ही होंगे। अगर आपको वे अच्छे नहीं लगे तो ठीक है, मैं आगे से उनसे कम मिला करूँगा। कुणाल ने दादाजी से कहा और इसी तरह की बातें करते हुए वे दोनों घर पहुँच गए। कुणाल जैसे ही घर में गया उसे सोफे पर बैठी हुई कियारा दिखाई दी जो कि दादाजी की तरह ही परेशान थी और फिर उसने जैसे ही कुणाल को देखा तो वो जल्दी से उसके पास उठकर गई और उसने उसे गले लगाकर कहा, भैया आप इस तरह क्यों चले गए थे। आपको पता है जब दादाजी ने मुझे बताया कि आप दो खतरनाक आदमियों के साथ इतनी रात को चले गए तो मैं कितनी ज़्यादा घबरा गई थी और दादाजी कितनी देर से आपको ढूंढने के लिए जा रहे हैं लेकिन आप अब आ रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ अगर आपने फिर से ऐसा ही किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। कियारा की सारी बात सुनने के बाद कुणाल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और फिर उसने कियारा से कहा, ठीक है मेरी प्यारी बहन मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया, अब मैं कभी भी इस तरह नहीं करूँगा, लेकिन तुम बाहर क्यों आई, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं है। कुणाल ने फिर कियारा को उसके रूम तक ले जाते हुए कहा, चलो अब तुम जाकर आराम करो और तुम कल को भी आराम ही करना, तुम्हें कल भी स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए कुणाल ने कियारा को उसके रूम तक छोड़ दिया था और फिर उसने दादाजी से कहा, दादाजी अब आप भी जाकर सो जाए, मैं भी अपने रूम में जा रहा हूँ। कुणाल फिर अपने रूम में चला गया था और वो अपने रूम में जाने के बाद अपने बेड पर लेट गया था। कुणाल को कियारा ने गले लगाया था। कुणाल उसी बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था और फिर उसने अपने आप से कहा, क्या यही परिवार होता है जिसके बारे में मुझे लेफ्टिनेंट बता रहे थे। यही सब सोचता हुआ कुणाल सो गया था और सुबह उठने के बाद वो स्कूल के लिए तैयार हो गया था और फिर अपने बैग को लेकर वो स्कूल के लिए घर से चल दिया था। कुणाल स्कूल की तरफ जा ही रहा था कि तभी वो रास्ते में एक गली के अंदर चला जाता है जहां पर कोई भी नहीं था और फिर वहां वो अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म को निकालकर दूसरे कपड़े पहन लेता है और अपने चेहरे पर भी मास्क लगा लेता है। कुणाल ने इस वक्त पूरी तरह से ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे और उसने एक हुडी पहन रखी थी जिसकी कैप उसने अपने सर पर ओढ़ रखी थी। इस वक्त कुणाल की आंखों के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ तक कि कुणाल ने अपने हाथों में भी ग्लव्स पहन रखे थे। कुणाल अपने हुलिया को पूरी तरह चेंज करके फिर वहां से जाने लगता है, लेकिन वो स्कूल की तरफ नहीं जा रहा था बल्कि उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया था। तो आखिरकार कुणाल ने अपना हुलिया क्यों चेंज किया था और वो स्कूल की तरफ ना जाकर कहाँ जा रहा था। न